तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। अच्छा, अक्सर आप लोग जब पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री से बहुत डर लगता है आपको, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडिवल में जो साउथ इंडिया की हिस्ट्री है उससे आपको बड़ा डर लगता है। विजयनगर, बहमनी, चोल, चेर, पांड्य, चालुक्य, पल्लव। तो आपके इसी डर को भगाने की और इस डर को दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे अपनी वीडियोज़ में, अपने सेशंस में, ठीक है। तो हिस्ट्री में आज पहली बार हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं एंशिएंट इंडिया के लिए, खास जो साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके लिए। इससे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, गुप्तास और वैदिक कल्चर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं साउथ की ओर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे विजयनगर और बहमनी एम्पायर से। अच्छा, अब देखो आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न होते हैं आपको पता है विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा, विजयनगर एम्पायर में सबसे पावरफुल राजा, तो विजयनगर एम्पायर में संगम वंश का सबसे पावरफुल राजा है ना। संगम वंश का सबसे पावरफुल राजा कौन था? तो पूरे के पूरे होल विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा कौन था? किस विजयनगर राजा ने पुर्तगालियों से ये शर्त लगाई कि हम तुम्हें व्यापार में छूटे देंगे लेकिन तुम हमें गोवा जीत के दो, किसको मुक्ता सभागार कहते हैं? किसने अपने आप को आंध्र भोज कहा? आंध्र भोज कहा तो कहा क्यों? कौन था अब्दुल रज्जाक जिसने कहा था कि विजयनगर जैसा शहर जो है दुनिया में ना तो देखा है ना सुना है? कौन था निकोलस कोंटी और कौन था नूनिज? किसके समय में आया? तो महुआन किसके समय में आया? निकितन किसके समय में आया? बोलिए ना, निकितन कहाँ से आया था? रूस से आया। निकितन किसके समय में आया था? अच्छा, चीन में दूध बुक का फर्स्ट ने भेजे थे कि बुक का सेकंड ने भेजे थे? तो ये बुक का फर्स्ट क्या है और बुक का सेकंड क्या है? हरिहर फर्स्ट क्या है और हरिहर सेकंड क्या है? विजयनगर एम्पायर के बारे में क्यों कहा जाता है कि इसने दक्षिण भारत को विद्या, कला और संस्कृति का केंद्र बनाया? तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको इस तरह से समझाया जाए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए और जो रटने वाली चीज़ें हैं या लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो आपको लर्न भी हो जाए। इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। शुरू में हम लोग उस एरिया को समझेंगे जहाँ पर ये विजयनगर और बहमनी एम्पायर थे, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे कैसे इन लोगों ने ग्रो किया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने सामने यहाँ पर मैप बना रखा है और मैप में ये रेड कलर ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। चलो, रेड कलर को मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, फिंगर से इरेज कर देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे। ये सारा का सारा आपका गुजरात का एरिया है और इधर आप चले जाएंगे तो ये बंगाल है। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये जो इलाका मैंने बनाया है, इस तरह से आप देखें, ये जो इलाका मैंने बनाया, ये मैप फोकस है सर, कैमरा है ना। ये जो इलाका मैंने बनाया है ये बहमनी एम्पायर या दक्षिण भारत की जो मुस्लिम रियासतें थीं उनकी उत्तरी सीमा है ये। अब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ दक्षिण भारत की मुस्लिम रियासतें या दक्षिण भारत की शिया रियासतें? आपको पता होगा भारत में मुस्लिम एम्पायर की शुरुआत हुई वो मोहम्मद गौरी के समय में हुई और ये एक पीक पर पहुँचा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अंकित, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी साउथ इंडिया में? देवगिरी या दौलताबाद, जानते हैं ना। उसने देवगिरी को नया नाम दिया था दौलताबाद और उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि दक्षिण भारत पर सबसे पहली बार किस मुस्लिम ने हमला किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला जरूर किया था और लगभग पूरे दक्षिण भारत को उसकी सेना रौंद चुकी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं की। सवाल आता भी है कि किसने दक्कन को दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वो समय समय पर अपने मिशन करता था वहाँ पर और उन राजाओं को हराता था और राजाओं को टैक्स देने के लिए मजबूर किया करता था, ठीक है। मतलब उसने क्या किया कि दक्षिण भारत जो था उसके लिए एक सोने की करेंसी से भरा हुआ थैला हो गया, उसमें जब मन चाहा हाथ डाला और अपने ज़रूरत के हिसाब से सोना उसमें से निकाल लिया। इस तरह से उसने इस्तेमाल किया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय में साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया को दिल्ली सल्तनत में मिलाना शुरू हुआ। आपको पता ही होगा कि सबसे पहले देवगिरी की रियासत मिलाई गई थी। उस समय राजकुमार था मोहम्मद बिन तुगलक। राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सबसे पहले देवगिरी को मिला लिया था सल्तनत एम्पायर में। आप लोग जानते हैं, सल्तनत आपने पढ़ी है, उसमें जानते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने विस्तार करना शुरू कर दिया। आप देखें ना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक आते आते उत्तर भारत में बंगाल, बिहार से लेकर के कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियों तक, हिमाचल की पहाड़ियों तक, पंजाब, हरियाणा,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सारे के सारे इलाके जो थे वो पूरी तरह से न केवल कैप्चर हो चुके थे बल्कि तुर्कों के एम्पायर में व्यवस्थित भी हो चुके थे। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी थी। ये सारे इलाके एमबीटी के समय तक आते आते पूरी तरह से तुर्कों के कब्जे में आ चुके थे। आपको पता ही है कि मध्यकाल में हर जो राजा था वो साम्राज्यवादी था, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन था आपस में, हर कोई राजा अपना इलाका बढ़ाना चाह रहा था, है ना। तो जो जिसको हड़प ले रहा था वो आगे बढ़ जा रहा था और जो ख़त्म हो जा रहा था वो ख़त्म हो जा रहा था। अब मोहम्मद बिन तुगलक भी इस तरह से विस्तारवादी था, उसके पास रिसोर्सेज थे, सेना भी थी उसके पास, ठीक है ना। एक बार मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अब उत्तर भारत में तो पूरी तरह से विस्तार हो चुका है, एक्सपेंशन हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा आप देखें ना, ये वही मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने खुरासान और कराचिल विजय की योजना बनाई थी, मध्य एशिया पर हमला करने की योजना इसने बनाई थी, यानी कि विस्तारवादी था ये। तो इसने अब दक्षिण की ओर विस्तार करना शुरू किया। उत्तर भारत में पूरी तरह से एक्सपेंशन हो चुका है, अब इसने दक्षिण भारत की ओर विस्तार करना शुरू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि इसकी सेना ने धीरे 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 लगभग पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले लिया, लगभग पूरे दक्षिण भारत को। आगे आ जाओ, आगे सीट है। इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत को अपने कब्जे में ले लिया, है ना। कुछ एक इलाके ऐसे बचे जो इसके कब्जे में ना आ सके थे, लेकिन लगभग सारा दक्षिण भारत इसने अपने कब्जे में ले लिया। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से सबसे पहले दक्षिण में कौन आज़ाद हुआ, या सल्तनत से दक्षिण में सबसे पहले कौन आज़ाद हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से सबसे पहले दक्षिण में से कौन निकला। सबसे पहले बगावत हुई थी मावर में। कहाँ पर? मावर। मावर जो है कोरोमंडल कोस्ट पर है तमिलनाडु में। सबसे पहले दक्षिण भारत मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से दक्षिण में से ये निकला था। उसके बाद एक के बाद एक पूरे दक्षिण भारत में जगह जगह रिवोल्ट होने लगे। नतीजा ये हुआ कि बाद में जो देवगिरी है, मैं आपको दिखाऊं देवगिरी का, मैंने यहाँ लिखा दौलताबाद, दिखे ना, दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी। दौलताबाद का पुराना नाम क्या था? देवगिरी। अब फिर से इसका नाम बदल के देवगिरी ही कर दिया गया है। तो ये जो इलाका देख रहे हो, अब मैं यहाँ पर इसको जो अपना जो रेड कलर है ना उससे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला जो इलाका है, ये इसे आप कह सकते हैं देवगिरी। तो दक्षिण भारत में अब मोहम्मद बिन तुगलक के पास देवगिरी के अलावा कुछ ना रहा। लेकिन अब समय गुजरा, धीरे धीरे उसके खिलाफ बगावतें और ज़्यादा होने लगी। नतीजा ये हुआ कि सल्तनत की जो पावर थी, या मोहम्मद बिन तुगलक की पावर थी, या जो आर्मी पावर थी, धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगी। उसके जो सरदार या इक़्तिदार थे वही बगावत करने लगे। इसी का नतीजा ये था कि दक्षिण में, साउथ इंडिया में, इस दौलताबाद के आसपास कुछ सरदारों ने आपस में मिलकर के अपना नेता चुना, जफर खां को। जफर खां को अपना नेता चुना और इसने टाइटल लिया अलाउद्दीन मोहम्मद बहमन शाह। अलाउद्दीन मोहम्मद बहमन शाह इसने टाइटल लिया और अपने आप को आज़ाद कर लिया मोहम्मद बिन तुगलक से या दिल्ली सल्तनत से। अलाउद्दीन मोहम्मद बहमन शाह नहीं, अलाउद्दीन बहमन शाह। जफर खां उर्फ हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह, इसका मूल नाम था जफर खां। हसन गंगू भी इसको कहते थे। और जब ये सुल्तान बना तो इसने टाइटल लिया था अलाउद्दीन बहमन शाह। आपने जगजीत सिंह की गज़ल सुनी होगी, एक उसकी गज़ल का एक शेर है छोटा सा, पता नहीं मिसरा मतलब क्या कहते हैं मुझे नहीं पता गज़ल की भाषा में, कि उसमें एक लाइन आई है कि एक बिरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है, देखिए पाते हैं कुशाक बुलों से क्या खैर, ऐसी करके कुछ है कि एक बिरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो ब्राह्मण यानी कि ज्योतिषी ब्राह्मण जो थे मान लिए वो भविष्य बता रहे हैं। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि भाई देखें इस साल क्या होता है, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल जो है वो अच्छा है। तो ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल ना करके उन्होंने वहाँ पर अपनी गज़ल में शब्द का इस्तेमाल किया बिरहामन, ठीक है ना। एक बिरहामन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो कहने का मतलब क्या, उस दौर में ब्राह्मण को ये जो भी उच्चारण हो, अरबी, फारसी, तुर्की, जिस भाषा का भी उच्चारण है बिरहामन का, या उर्दू भाषा का, ब्राह्मण को क्या कहा जा रहा है आमतौर पर? बिरहामन। ये उच्चारण की गलती है, ब्राह्मण नहीं बोल पा रहे होंगे तो ब्राह्मण की जगह क्या कह दिया? बिरहामन। मैं क्यों बता रहा हूँ इस बात को? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो जफर खां है ये अफ़गान तुर्क था। ये देसी भारतीय नहीं था, ये देसी मुस्लिम नहीं था, ये अफ़गान तुर्क था। ये जफर खां जो है अपने इसके बचपन में ये लावारिस था, यतीम था। इसे एक हिंदू ब्राह्मण ने पाला। जफर खां को किसने पाला? एक हिंदू ब्राह्मण ने पाला। बाद में ये एमबीटी की फौज में भर्ती हो गया और धीरे धीरे तरक्की करके ये इक़्तिदार बन गया। दक्षिण भारत में एक देवगिरी का ये इक़्तिदार बन गया। तो जब ये सुल्तान बना
सुल्तान जब ये बना तो कुछ लोग कहते हैं कि इसीलिए इसने टाइटल लिया अलाउद्दीन बहमन शाह। हो सकता है उस समय ये होगा बिरहामन शाह, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया अलाउद्दीन बहमन शाह। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि एक ब्राह्मण ने इसको पाला पोसा था तो उसी की याद में, उसी के सम्मान में इसने अपना जो नाम रखा था वो रखा था अलाउद्दीन बहमन शाह। और धीरे धीरे इसी के नाम पर ये जो एम्पायर हो गया, ये जो सुल्तान हो गई, वो हो गई बहमनी एम्पायर या बहमनी रियासत। कहाँ से शुरू हुई थी ये? दौलताबाद से, देवगिरी या दौलताबाद से ये रियासत शुरू हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे ये जो बहमनी एम्पायर है, अलाउद्दीन बहमन शाह और उसके जो वारिस थे, उन्होंने इसको खूब आगे बढ़ाया। और इसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो था महमूद गवाह का। महमूद गवाह कहाँ से आया था तबस्सुम? कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे बहमनी एम्पायर में साउथ इंडिया में 2 सवाल पूछ लेगा, IAS में तो नहीं, खैर वनडे एग्जाम में, कि साहब बहमनी एम्पायर कहाँ पर था, दक्षिण भारत की पहली मुस्लिम रियासत कौन सी थी, और बहमनी एम्पायर की फाउंडेशन किसने की, और बहमनी एम्पायर को सबसे आगे बढ़ाया किसने? तो महमूद गवाह ने बढ़ाया। कहाँ से आया था ये? ईरान से आया था। हाँ, फारस या ईरान से आया था महमूद गवाह। व्यापारी था, ये व्यापारी था, लेकिन यहाँ पर राजा के संपर्क में आया। राजा इसकी जो प्रतिभा है या इसका जो व्यक्तित्व है वो उससे बहुत इंप्रेस हुआ, उसे अपनी सेना में लिया और धीरे धीरे उसने तरक्की कर ली। और एक स्थिति ऐसी आई कि वो बन गया बैरम खां। क्या बन गया? बैरम खां बन गया। लेकिन इसने बहमनी एम्पायर को बहुत आगे बढ़ाया। इसने ही जो है कि गोवा जैसा जो मजबूत इलाका था वो इसने छीना। तो महमूद गवाह के समय में बहमनी एम्पायर जो है वो यहाँ से लेकर दक्षिणी कोंकण, आप देख रहे हैं ना, ये है आपका दक्षिणी कोंकण, ये वाला इलाका जो है ना, ये कोंकण कहलाता। गोदावरी के दक्षिण से लेकर के लगभग पूरे भारत में ये फैल चुका था महमूद गवाह। इसके अलावा जो विजयनगर एम्पायर है वो यहाँ का यहाँ रह गया था। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ पर आपको ना बहुत से शहरों के, बहुत सी जगहों के, बहुत से इलाकों के नाम सुनने को मिलेंगे बार बार। तो जैसे आप देख रहे हैं पेनुकोंडा, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना का आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर ये पेनुकोंडा। अभी जो मैंने जिक्र किया था मावर का, मावर ये रहा कांची तमिलनाडु में, कांची देख रहे हैं ना, ये तमिलनाडु का इलाका है। उसके अलावा हॉलीवुड मैसूर, वो हैदर अली टीपू सुल्तान वाला जो है ना मैसूर, ये रहा मैसूर का इलाका साउथ कर्नाटक में। ठीक है ना, साउथ कर्नाटक में रहा मैसूर का इलाका। फिर ये हम्पी। क्वेश्चन आता है ना कि विजयनगर एम्पायर के ध्वंसावशेष कहाँ से मिलते हैं? जो मध्यकाल का जो हिंदू साम्राज्य था विजयनगर एम्पायर, उसके निशान आज कर्नाटक में किस जिले से मिलते हैं? आंसर आता है हम्पी। तो ये रहा आपका हम्पी। फिर एक सवाल आता है कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ? सन 1565 में जो दक्षिण की मुस्लिम रियासतों का संघ था वो और विजयनगर एम्पायर के बीच में तालीकोटा का युद्ध हुआ। तो ये रहा हम्पी के आसपास ही तालीकोटा कर्नाटक में। फिर खुद विजयनगर शहर जो था वो ये रहा विजयनगर शहर। किस नदी के किनारे विजयनगर शहर? तुंगभद्रा नदी के किनारे, है ना। उसके ऊपर हम्पी मैंने 2 जगह क्यों बना दिया? हम्पी यहाँ नहीं है, हम्पी यहाँ नहीं है, हम्पी यहाँ पर है। ठीक है ना, तालीकोटा से नीचे। फिर गोलकुंडा, है ना, दक्षिण भारत में जब बहमनी एम्पायर के अलग अलग हिस्से हुए। बहमनी एम्पायर कितने हिस्सों में बटा था? 5 हिस्सों में बटा था, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर वगैरह में। तो गोलकुंडा ये रहा आपका वारंगल। वारंगल भी आएगा, सवाल आएगा ना कि विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे हरिहर और बुक्का किसके सामंत थे? काकतीय वंश के सामंत थे। तो काकतीय कहाँ राज करते थे? वारंगल में। वारंगल वर्तमान तेलंगाना में। तो वारंगल ये रहा। बीदर, बरार, बार बार आएगा ना, बीदर, बरार, दौलताबाद, अहमदनगर। जुन्नार महाराष्ट्र में है ये। बुरहानपुर, इलिचपुर जो है ये राजधानी थी, राजधानी शहर था ये। बुरहानपुर, इलिचपुर, दौलताबाद, बरार, बीदर, अहमदनगर, वारंगल, गोलकुंडा, राजमहेंद्र ये इलाका उड़ीसा का हुआ, पेनुकोंडा। अब इसमें जो आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर की अगर मैं पीक की बात करूं कि जब वो पीक पर पहुंचा होगा, कृष्णदेव राय
जो कि विजयनगर एम्पायर का सबसे पावरफुल राजा था, उसके समय में जो विजयनगर एम्पायर था वो इस सारे दक्षिण भारत के सारे इलाके में पहुंच चुका था। 1509 में कृष्णदेव राय जो था वो राजा बना था विजयनगर एम्पायर का। 1509 से 1529 तक का उसका समय रहा है कृष्णदेव राय का। तो उसके समय में विजयनगर एम्पायर जो था अपनी शक्ति के या अपने एक्सपेंशन के पीक पर पहुंचा था। ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा विजयनगर एम्पायर के हिस्से में था। अब जो बहमनी एम्पायर था, बहमनी एम्पायर महमूद गवां के समय में जब वो अपने पीक पर था, बहमनी एम्पायर जब अपने पीक पर था तो उसका जो इलाका है आपका गुजरात का थोड़ा सा इलाका ये, और आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र, कुछ इलाका एमपी का, और उड़ीसा तक को आप ले जाइए, उड़ीसा तक आप ले जाइए। और महमूद गवां के समय में जो विजयनगर था काफ़ी सिकुड़ चुका था, बहुत सारे इलाके इन्होंने इनसे छीन लिए थे, विजयनगर एम्पायर काफ़ी सिकुड़ चुका था। ये वाला जो हिस्सा था ये रह गया था आपका विजयनगर का। यहाँ पर पहुँच गया था ये बहमनी एम्पायर, बहमनी एम्पायर, ठीक है ना, और ये हो गया था आपका विजयनगर। बहमनी एम्पायर का ये पीक था, ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, जितना मैंने शेड किया है, बहमनी एम्पायर का ये पीक था ये, और ये पीक पर पहुंचा आपने किसके समय में, महमूद गवां के समय में। फिर से मैं बता दूं कि बहमनी एम्पायर की जो फाउंडेशन की थी मोहम्मद बिन तुगलक के ही एक सरदार ने की थी। इन्होंने बगावत कर दी और मोहम्मद बिन तुगलक से ये अलग हो गए, और इन्होंने महाराष्ट्र को केंद्र मान करके एक इलाका आता है बरार, सुना है बरार के साहब, वो हैदराबाद से सहायक संधि हुई, और सहायक संधि होने के बाद अंग्रेजों ने बरार का इलाका उससे ले लिया। तो कहाँ है ये बरार, आप देखो ना, नर्मदा नदी ये है, ये नर्मदा नदी, और उसके नीचे ये ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के साउथ में बिल्कुल ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका ये कहलाता है बरार, समझ रहे ना, ये इलाका बरार है। और उसके बाद ये जो इलाका आप देख रहे हो ये बीदर है, बीदर, बरार, बीदर, ये सारा का सारा हुआ आपका अहमदनगर। मैं इसको मिटा के दोबारा बना दूं, दोबारा बना देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये हुआ, देखो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के साउथ में ये जो बेल्ट है बरार, बहुत ही उपजाऊ बेल्ट है, बरार का इलाका है। उसके नीचे आप जाएंगे तो ये बीदर, बीदर का इलाका, और इधर ये देखेंगे तो ये गोलकुंडा, बीदर गोलकुंडा, बाद में यही बनी थी हैदराबाद रियासत, गोलकुंडा। और इधर रहा आपका अहमदनगर, अहमदनगर, ये जो रियासत बन गई, इसको आप थोड़ा सा और इधर ले जाएं, ये बन गई रियासत अहमदनगर। उसके बाद बीजापुर, कर्नाटक में ही ये सारा का सारा बीजापुर, और यहाँ पर आपका विजयनगर। विजयनगर खैर आपका पश्चिम में और पूर्व में दोनों समुद्रों तक फैला हुआ था। ये रहा आपका विजयनगर, विजयनगर एम्पायर। तो अब देखें कि महमूद गवां के समय में जो बहमनी एम्पायर था वो अपने पीक पर, ये हिस्सा जो है ये सारा का सारा बहमनी एम्पायर का था, समझ रहे बेटा, ये सारा का सारा कौन सा हो गया, बहमनी एम्पायर। इसकी फाउंडेशन किसने की थी, जफर खां उर्फ हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसका सरदार था ये, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो आप ये कह सकते हैं कि बहमनी एम्पायर की जो फाउंडेशन हुई थी किसके समय में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब एक सवाल आता है कि भाई जो दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी कहाँ ले गया था, दौलताबाद ले गया था, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, है ना। जैसे दौलताबाद में राजधानी परिवर्तन के क्या परिणाम हुए, तो उसका एक परिणाम तो ये हुआ कि ख़जाने पर बहुत बोझ पड़ा, सुल्तान बदनाम भी हुआ। ख़जाने पर जब इतना ज़्यादा बोझ पड़ा तो सेना पर खर्च कम हो गया, सेना पर खर्च कम हो गया, सेना कमज़ोर हो गई। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सारा दक्षिण भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन उसका एक दूरगामी प्रभाव ये हुआ कि जब मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर रहा, यहाँ पर गया, तो यहाँ पर अपने साथ साथ इस्लामिक कल्चर भी ले गया, जो इस्लामिक कल्चर था उसको भी ले गया। अब इस इस्लामिक कल्चर ले गया, मतलब यहाँ बहुत सारे जो सूफी संत थे वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ गए। अब मोहम्मद बिन तुगलक तो वापस आ गया, मोहम्मद बिन तुगलक तो वापस आ गया, लेकिन जो सूफी संत थे, ये इस्लामिक प्रचारक जो थे, ये यहीं रुक गए, जो कि संदेश देते थे प्यार मोहब्बत का, शांति और सहिष्णुता का ये संदेश देते थे जितने भी सूफी संत थे। इन लोगों ने क्या काम किया, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इन्होंने कोई कन्वर्जन करना शुरू कर दिया हो या धर्मांतरण करना शुरू कर दिया हो या प्रलोभन देकर के हिंदू धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में बढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदुओं के बीच में जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिमों की जो इमेज बनी हुई थी आतताई की, उसको धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया।
यानी कि कबूल करना शुरू कर दिया। समझे ना, समझ रहे मेरी बात? या ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदुओं को प्रलोभन देकर के मुस्लिम बना दिया ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मेल जोल था ना इन्हीं सूफियों ने, जब इन सूफियों की दरगाहों में हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए। आप देखें ना, जब मेल जोल आपस में बढ़ता है, अभी आप एक अलग ग्रुप में हो, वो अलग ग्रुप में हो, दोनों एक दूसरे से तलवारें निकाल हुए, लेकिन धीरे धीरे मेल जोल बढ़ा। शुरू में चाय नाश्ता हुआ साथ में, फिर खाना भी खाने लगे, फिर एक दूसरे की अच्छाइयों का भी पता चलने लगा। तो वो ऐसा ही कुछ हुआ कि दक्षिण भारत में जब इस्लामिक कल्चर पहुंचा इन सूफियों के द्वारा, तो हिंदुओं के बीच उनकी स्वीकारता बढ़ी, या हिंदुओं के बीच मुस्लिमों की स्वीकारता बढ़ी। इसका फ़ायदा उठाया जफ़र खान ने या अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी एम्पायर जहाँ पर बना वहाँ पर मुस्लिम मुट्ठी भर थे, जरा से मुस्लिम थे। ये स्थिति बिल्कुल वैसी थी जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ मुट्ठी भर थे। लेकिन इन्हीं सूफी संतों की वजह से वहाँ पर इस्लाम धर्म को स्वीकारता मिल गई। मैं फिर से कहूँगा, इस्लाम धर्म को स्वीकारता मिलने का मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को अपना लिया, लेकिन जो वर्जनाएँ, जो निगेटिविटी फैली हुई थी वो उनके मन में कम हुई, तो उन्होंने मुस्लिम राजा को भी कबूल कर लिया। इस इलाके के हिंदुओं ने, या जो गैर मुस्लिम थे, जो भी थे, उन्होंने, चाहे वो मराठा रहे हों, राजपूत रहे हों, है ना, चाहे वो तमिल रहे हों, तेलुगु रहे हों, कन्नड़ रहे हों, है ना, चाहे वो ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग के हों, उन्होंने मुस्लिम राजा को राजा होना मान लिया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत में जो अपनी राजधानी ले गया था, उसका फ़ायदा उठाया, या उसका फ़ायदा मिला किसको? अलाउद्दीन बहमन शाह को या बहमनों को। आगे आ जाओ। तो इसका फ़ायदा मिला बहमनों को। अब जो है ये टॉपिक शुरू होता है, ठीक है ना। उसका फ़ायदा किसको मिला?